नमस्कार दोस्तों आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत को पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिकॉर्ड रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, डायस्पोरा रेमिटेंसेस हिट न्यू रिकॉर्ड एट $135 बिलियन इन FY25। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम समझेंगे कि आखिरकार ये रेमिटेंस होता क्या है, क्यों आखिरकार पिछले साल भारत को इतना ज्यादा रेमिटेंस आया और आगे क्या हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो बार बार रेमिटेंस के ऊपर भी टैक्स लगाने की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन ये जो टैक्स लगने वाला है उसमें भी एक बड़ा गिरावट किया गया। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबको बता दूं, आज आखिरी मौका है आपके पास स्टडी IQ के मॉनसून सेल का फायदा उठाने का। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे 2026 का आप लेना चाहो या फिर लॉन्ग टर्म 2027 का। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और मैं आपको बता दूं ये सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ 7 डे की रिफंड पॉलिसी भी दी जा रही है। मतलब 7 दिन में अगर इस बैच को आप रिटर्न करना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आया, पसंद आया, तो आपका पूरा पैसा भी रिफंड हो जाएगा। आपको बस कोई डाउट हो तो ये फोन नंबर दिया है, मेरी पर्सनल टीम इस पर मौजूद है, आप इस पर कॉल करिए एंड आपको सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में भारत के अंदर $135.46 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 14% का इंक्रीज है, विच इज ह्यूज। एक अच्छा जंप देखने को मिला है। और ये रेमिटेंस होता क्या मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भारत में कौन से देश से आया ये आप देख सकते हो। एक तो सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो UAE हो गया, फिर इसके अलावा UK हो गया, सिंगापुर हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां से भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है। और ये जो डेटा मैं आपको बता दूं, आरबीआई का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेटेस्ट डेटा आया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और ये चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कितने तेजी से वृद्धि हुआ है। एक्चुअली अगर आप 2020-21 तक देखोगे तो यहां पर कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ था। जैसे 2014-15 में हमारा रेमिटेंस था $69 बिलियन के आसपास, ये घटकर $65 बिलियन, 61, फिर वहां से ये बढ़ा। और अब आप देख सकते हैं कि 2016-17 में $61 बिलियन से ये डबल से भी ज्यादा हो गया, मतलब $135 बिलियन हो गया है। अच्छा, ये रेमिटेंस होता क्या है? सिंपल सी चीज है, रेमिटेंस रेफर्स टू फंड्स ट्रांसफर्ड बाय NRIs। मतलब भारतीय व्यक्ति, आप भारतीय हो, आप बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, तो वहां पर जब आप काम करते हो तो जो भी आप पैसा कमाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं पर आप रख देते हो, आप उसको इंडिया वापस भेजते हो, राइट। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि धीरे धीरे करके सिटीजनशिप बदल लेते हैं, वहीं पर पूरा पैसा रखते हैं, वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन आप एक भारतीय हो, बाहर जा रहे हो, वहां पर जो भी आप पैसा कमा रहे हैं आप उसको वापस अपने घर भेजते हो, भारत के अंदर भेजते हो, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो जितना भी पैसा भारत में आता है उसको हम प्राइवेट ट्रांसफर कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि आप अपने फैमिली के एक्सपेंस को सपोर्ट करने के लिए फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, कई भारतीय होते हैं जो बाहर काम करते हैं लेकिन जो अपार्टमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, वो खरीदते हैं एक्चुअली भारत में। तो यहाँ पर सेविंग्स में वो काम आता है। चैरिटी में आप डोनेट करते हो, मनी को एज अ गिफ्ट के तौर पर भेजते हो। तो आरबीआई के डेटा के मुताबिक ये सभी को प्राइवेट ट्रांसफर कहा जाता है करंट अकाउंट के अंदर। ध्यान से समझिएगा, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे FDI आपने सुना होगा, FII सुना होगा, तो जितना भी पैसा उस तरह से आता है उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और ये हमेशा आपको सरप्लस में देखने को मिलेगा क्योंकि भारत में काफी सारा पैसा आता रहता है। लेकिन करंट अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर हमारा काफी डेफिसिट होता है। जैसे कि गुड्स आप सब जानते हैं, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारा वापस चला जाता है। तो ये हमारा अक्सर डेफिसिट देखने को मिलता है गुड्स के अंदर। फिर सर्विसेज वगैरह थोड़ा पॉजिटिव रहता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे प्राइवेट ट्रांसफर के अंदर यह आएगा गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सब आपका अगेन ये सब कुछ किस में आ रहा है, करंट अकाउंट में आ रहा है। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेमिटेंस जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आता है। तो ये काफी हेल्पफुल होता है हमारे इकोनॉमी के लिए भी। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि FDI और FPI से जितना पैसा भारत में आता है उससे ज्यादा रेमिटेंस के थ्रू आया है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत सारा पैसा आया है। और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने आपको क्या बताया, अक्सर ये नेगेटिव में रहता है, हमारा डेफिसिट में रहता है। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा रेमिटेंस के थ्रू तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा।
तो ये एक अच्छी बात होती है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये रिलायबल नॉन डेट सोर्स है। क्या है कि हम कोई उधार तो ले नहीं रहे हैं किसी और देश से कि जिससे हमें डॉलर भारत के अंदर आ रहा है। हमारे भारतीय हैं जो जाकर काम कर रहे हैं वही पैसा भेज रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हमें वो वापस लौटाना पड़ेगा, वो तो भारत में ही आ रहा है। तो ये नॉन डेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। फिर दूसरा यहाँ पर हाउस होल्ड सपोर्ट होता है। यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, लो इनकम फैमिलीज भारत में, स्पेशली रूरल एरियाज में, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उन सब के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब आप खुद सोचो ये इकोनॉमी में कितना मदद करेगा। जितना पैसा भारत में आएगा फिर लोग उसको उस हिसाब से खर्च करेंगे उनके फैमिलीज, और जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकेगी। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट प्लेयर है रेमिटेंस के मामले में। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में ही आता है। फिर सेकंड नंबर पर मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इतना सारा रेमिटेंस अभी क्यों आया, 14% का इंक्रीज कैसे हुआ? देखो कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला तो जो इंडियन स्किल्ड वर्कर्स हैं अब्रॉड में, उनका एक्सपेंशन देखने को मिला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, हेल्थ केयर में हो, फाइनेंस में हो। और पोस्ट कोविड रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, चाहे यूएई, सऊदी अरब, वहाँ की जो ऑयल इकोनॉमीज़ हैं वो रिकवर हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और पैसा भारत में भेज रहे हैं। जो इंडियन रुपी है वो भी वीक है, जिसके कारण भी एक बड़ा वो होता है। देखो मैं आपको बता दूँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे तो दिसंबर जनवरी के बाद से आप देखिए हमारा जो रुपी है वो काफ़ी वीक हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, स्पेशली जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो ये आपका पहुंच गया था 88-89 रुपीज़, $1 इक्वल्स टू। अब क्या होता है कि मान लो अगर कोई $1 भेज रहा है, अब मान लो अगर इंडियन रुपी 80 पे है, ठीक है, अब $1 भेजेगा तो भारत में कितना आएगा, 80 रुपये आएगा। लेकिन क्योंकि अब ये 89 मतलब रुपी वीक हो गया, तो वही $1 से भारत के फैमिलीज को कितना मिलेगा, 89 रुपीज़ मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है जब रुपी वीक होता है। इसलिए भी यहाँ पर जो एनआरआईज हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा, भर भर के पैसा भारत के अंदर भेजा था। और इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है एम्प्लॉयमेंट वगैरह में पिछले साल, तो इसकी वजह से भी भारतीय प्रोफेशनल्स को काफ़ी सारी नौकरियाँ मिली हैं। खैर, यहाँ पर इसका इकोनॉमिक लिंक है, जैसे मैं आपको बता रहा था रेमिटेंस इंक्रीज हुआ है। इसी की वजह से अगर आप देखोगे हमारा जो Q4 था जनवरी, फरवरी, मार्च का, इसमें करंट अकाउंट सरप्लस हमारा पॉजिटिव गया है। जी हाँ, $13.5 बिलियन ये पॉजिटिव रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रेमिटेंसेस, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और पिछले 4 क्वार्टर में पहली बार हमारा करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला, जो कि यूजुअली डेफिसिट में रहता है, मैं आपको पहले ही बता रहा था। अच्छा, अब इसको लेकर आरबीआई भी थोड़ा सा क्वेश्चन हो रही है कि चलो अच्छी बात है, इतना सारा रेमिटेंस आ गया, लेकिन क्या होता है कि जब रेमिटेंस आता है तो आगे चलकर फ्यूचर में वही पैसा बाहर भी कई बार जाने का डर रहता है। जिसके आप जैसे कोई भी भारतीय है ना, वो भारत से अपना पैसा विदेशों में भी ले जा सकता है, लेकिन एक लिमिट है उसके ऊपर। ये कहते हैं हम उसको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप भारत से पैसा वापस भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आरबीआई ने क्वेश्चन किया है कि इसका मिसयूज किया जा सकता है, लोग ज़्यादा पैसा भारत से बाहर ले जा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है आगे फ्यूचर में, कि अभी तक क्या होता था, मान लो अगर कोई 1 करोड़ रुपए भारत में भेज रहा है, कोई एनआरआई है यूएस में, वो 1 करोड़ रुपए भारत में भेज रहा है, तो यहां पर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए भारत में आ जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने, उनका कहना है नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप इतना सारा पैसा यूएस के अंदर कमा रहे हो और आप ऐसे ही भेज दोगे क्या सारा पैसा इंडिया में, तो इसके लिए हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब इनिशियली क्या था कि पहले बोला जा रहा था कि यहाँ पर 5% टैक्स लगेगा। जैसे क्या होता है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस जिसको कहते हैं, उसमें 2 हाउसेस हैं, एक है सेनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले क्या है, एक बिल लाया जा रहा था जो आपने सुना होगा ना, बिग ब्यूटीफुल बिल करके ऐसा आ रहा था। तो उसकी बिग ब्यूटीफुल बिल का मेन मकसद यही है कि अमेरिका के अंदर जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए, एक्सपेंस को कट किया जाए। तो यहाँ पर रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि ये जितना भी इंडियंस वगैरह पैसा भेजते हैं अपने देश में वापस, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। अब इसके लिए बिल लाया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इनिशियली बोला गया कि हम इसके ऊपर 5% टैक्स लगाएंगे, मतलब ह्यूज। 1 करोड़ रुपए अगर कोई भारतीय अमेरिका से इंडिया भेज रहा है तो 5 लाख रुपए तो सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में चले जाएंगे टैक्स के फॉर्म में, जो कि गलत है अगेन। तो इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट होने लगा, तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इसको कहा गया चलो हम इसको कम करके 3.5 कर देंगे। अब लेटेस्ट खबर आ रही है कि वहां की जो दूसरी हाउस है सेनेट, वहां पर इस बिल को प्रपोज किया गया और कहा है कि नहीं, चलो इसको घटाकर 1% कर देते हैं, मतलब सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। देखो अगेन ये इंपैक्ट करेगा
1% भी तो इम्पैक्ट करेगा ना, क्योंकि अभी तक कोई नहीं लगता था, लेकिन स्टिल 5% तो ये काफ़ी बेटर है। तो ये एक अच्छी बात हुई है यहाँ पर कि जो रेमिटेंस टैक्स है इसको घटाया जा रहा है। हाँ, अब दोनों हाउस को ये बिल पास करना होगा, तभी जाकर ये इंप्लीमेंट होगा। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन अब रेमिटेंसेस को लेकर और क्या चैलेंजेस हैं? देखो क्या है, रेमिटेंस भारत में तभी आएगा जब एक ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी। यूएस की इकोनॉमी, यूएई हो गया, मिडिल ईस्ट, लंदन, ये सब जब ग्रो करेंगे, वहां पर नौकरियां क्रिएट होंगी, तो भारतीयों को भी नौकरी मिलेगा, वो पैसा कमाएंगे और भारत भेजेंगे। लेकिन धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि यहां से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से नौकरियां कम हो सकती हैं और अल्टीमेटली रेमिटेंस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। और हो सकता है कि इमिग्रेशन को भी काफी टाइटन किया जाए। आप देख ही रहे हो, यूएस, यूके, कनाडा, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडियन वर्कर्स हैं जो आते हैं वहां पर, तो उनके इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन टाइट की जा रही है ताकि कम आए। तो ये भी इंपैक्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर वगैरह की सिचुएशन, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है डे बाय डे, मिडिल ईस्ट में वॉर आप देखते ही रहते हो समय समय पर, तो ये सब भी इंपैक्ट करते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो रेमिटेंस को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई थी, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से किसकी वजह से जो करंट अकाउंट है हमारा वो सरप्लस में जा सकता है? ये ऑप्शंस में से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 हो 27 हो, आज आपके पास सबसे अच्छा मौका है, सबसे कम दाम पर आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है। और सबसे अच्छी बात, ये सेल के दौरान आपको 7 डे की रिफंड पॉलिसी दी जा रही है। मतलब 7 दिन के अंदर अगर आपको बैच नहीं पसंद आता है तो अपना रिफंड भी ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये फोन नंबर दिया है, ये मेरी पर्सनल टीम है, यहाँ पर आप उनको कॉल करेंगे, बताएंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे से चीजें गाइड की जाएंगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों, गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।